हेलो एवरीवन। बीपीएससी 101 में हमने यूनिट 3 पढ़ना स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है लिबरल, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो में मॉडर्न लिबरलिज्म को कवर कर लिए थे। आज हमें पढ़ना है नियो लिबरलिज्म, और ये कंप्लीट होते ही हमारा डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आज हम देखेंगे कि लिबरलिज्म की क्या लिमिटेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है नियो लिबरलिज्म। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडर्न लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को, तो मॉडर्न लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसका सक्सेस हमें 3 डिकेड तक देखने को मिलता रहा। 3 डिकेड कब से? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि प्रूव किया सक्सेस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म को। और सक्सेस किस टर्म में? अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के टर्म में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही मिड 1970s आया, हमें बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलने लगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जो कि एक सीरियस चैलेंज को प्रेजेंट कर रहा था इन मॉडर्न लिबरलिज्म। यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलने लगे। कब से? मिड 1970s के टाइम से। तो जब डिकेड का एंड हो रहा था तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखे? सबसे पहले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दिखे, फिर मेंटेनेंस ऑफ सोशल बेनिफिट्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट पुश्ड गवर्नमेंट टुवर्ड्स एक्सेसिव टैक्सेशन एंड मैसिव डेब्ट दैट शोड अप द फेलियर ऑफ केनेशियन इकोनॉमिक्स। याद करो, मैंने आपको बताया था केनेशियन इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है कि हमें टैक्स कलेक्ट करने चाहिए, उधार लेने चाहिए और उसी पैसे को स्पेंड करने चाहिए। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ाना है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेते रहेंगी तो डेप्ट बढ़ जाएगा गवर्नमेंट पे, है ना। और साथ ही साथ एक्सेसिव टैक्सेशन अगर आप लोगे, जो इकोनॉमी में वापस से कैपिटलिस्ट क्लास जिस पैसे को लगाते इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वो सब कम हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? फेलियर होगा इकोनॉमी में, है ना। तो मॉडर्न लिबरल्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे टू मीट द चैलेंज ऑफ स्टैग्नेटिंग लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। यानी कि जो भी इकोनॉमी था वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, उस चैलेंज को मीट करने में, उस चैलेंज को ख़त्म करने में स्ट्रगल देखने को मिल रहा था, यानी कि दिक्कतें आ रही थी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म के फॉलोवर थे, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि हम अब यहाँ पर से रिवाइव कर देंगे क्लासिकल लिबरलिज्म को विथ सम मॉडिफिकेशन, एंड वही उभर के आया एज नियो लिबरलिज्म। ओके, फिर यहाँ से क्या होता है कि नियो लिबरलिज्म जो निकल के आया वो एक कंटेम्प्रेरी वर्जन था क्लासिकल लिबरलिज्म का। क्लासिकल लिबरलिज्म आप याद करो, मैं आपको क्या पढ़ाई थी कि वहाँ पे मिनिमल रोल दिया जाता है स्टेट को। ठीक है, तो वही कंटेम्प्रेरी वर्जन था क्लासिकल लिबरलिज्म का, जिसे हम लिबर्टेरियनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये रीस्टोर कर रहा था लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को। लेसेस फेयर यानी कि क्या करोगे आप? कैपिटलिस्ट के हाथ में सब कुछ दोगे और स्टेट का रोल एकदम कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नियो लिबरलिज्म जो है, या फिर लिबर्टेरियनिज्म जिसे हम कह सकते हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे वेलफेयर स्टेट को। अब वो वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करेंगे तभी तो अपनी न्यू थ्योरी दे पाएंगे ना। इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं और अपोज करते हैं स्टेट के इंटरवेंशन को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रोल को। यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ? हम स्टेट को और ज़्यादा पावर दिए, तो पावर देने से क्या हुआ? स्टेट का रोल बढ़ता गया। अब नियो लिबरल जो है वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं चाहिए, हमें उनका कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपोज करते हैं स्टेट के इंटरवेंशन को। अब यहाँ पे कुछ थिंकर आते हैं, जैसे चीफ एक्सपोनेंट कौन है इस थ्योरी के? तो है मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। ये 2 थिंकर जो है वो नियो लिबरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो जब सेकेंड हाफ आया 20th सेंचुरी का, तो ये थिंकर्स जो थे वो रियलाइज़ करते हैं कि वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया था वो सही नहीं था।
यानी कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है कि हार्मफुल टू समथिंग, यानी कि वेलफेयर स्टेट जो था वो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए हार्मफुल था, क्योंकि वो इन्वॉल्व कर रहा था फोर्स ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम मोर कंपोनेंट टू लेस कंपोनेंट, यानी कि फोर्स्ड ट्रांसफर। बात क्या थी कि रिच लोग जो थे उन पे क्या किया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ही आप समझ सकते हो कि रिच लोगों से रिसोर्सेज को लेकर क्या किया गया, पुअर को ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या हुआ, ये फोर्स ट्रांसफर हुआ ना रिसोर्सेज का लेस कंपोनेंट की तरफ। लेस कंपोनेंट यानी जो पुअर थे। तो इस इंडिविजुअल लिबर्टी को रीस्टोर करने के लिए उन्होंने रिवाइव किया प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर को, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में बल्कि सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर में भी। यानी कि क्या हुआ, लेसेस फेयर, मिनिमल रोल ऑफ स्टेट, है ना, उसको वापस से रिवाइव करना, ताकि जो भी इंडिविजुअल की लिबर्टी थी जो कि वेलफेयर स्टेट के वजह से खो गई थी, उन्हें रीस्टोर किया जा सके। और साथ ही साथ नियो लिबरलिज्म जो है वो एडवोकेट करते हैं फुल ऑटोनॉमी को और इंडिविजुअल के फ्रीडम को। यानी बेसिकली वही था कि जो रिच क्लास थे, कैपिटलिस्ट क्लास थे, जो कि अपना एक पकड़ जो था स्टेट के अंदर जिसे वो खो दिए थे, उसको वापस से रिवाइव करने का काम कर रहा है ये नियो लिबरलिज्म। और इसी को वो कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल लिबर्टी को वापस से रीस्टोर करेंगे और उन्हें फुल ऑटोनॉमी और फ्रीडम देंगे। इसी को वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को वापस से हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर में नियो लिबरलिज्म जो है वो इंसिस्ट करते हैं मैन के इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो कि एक्टिवली लिबरेट होगा हर रिस्ट्रिक्शन से, ताकि उन्हें ट्रू प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी अचीव हो सके। राइट, यानी सिंपली क्या है कि आप सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दोगे तो हमें सही प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। अब ये जो आइडियोलॉजी था वो इम्फेसाइज कर रहा था फ्री मार्केट को लेकर। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्री मार्केट कंपटीशन, यानी कि आप मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज करो और साथ ही साथ लेसेस फेयर इकोनॉमी को प्रमोट करो। इसके अलावा वो प्रमोट कर रहे हैं मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन को इकोनॉमिक और सोशल अफेयर में, और साथ ही कमिटमेंट दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल को लेके। यानी बेसिकली जो कुछ भी हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में पढ़ा था वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिवाइव हो रही है ना। हमें देखने को मिला कि इनका फोकस क्या है कि वो लेसेस फेयर इकोनॉमी को वापस से प्रमोट करे, स्टेट को मिनिमल रोल दे इकोनॉमिक अफेयर में भी और सोशल अफेयर में भी, साथ ही साथ ट्रेड करने को लेकर फ्रीडम भी प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं था कि नियो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्लास को फ़ायदा पहुंचाने को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो हर किसी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, इसीलिए वो स्टेट के मिनिमल रोल की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि नियो लिबरलिज्म कैसे डिस्टिंक्ट है मॉडर्न लिबरलिज्म से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दोनों का आइडियोलॉजिकल रूट जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म में ही है, मॉडर्न लिबरलिज्म का और नियो लिबरलिज्म का भी, जो कि एडवोकेट करता है इकोनॉमिक लेसेस फेयर में और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एक्सेसिव पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो थी वो इन दोनों चीज़ों को लेकर बात करती है कि आप इकोनॉमिक स्फेयर में हमें फ्रीडम दोगे, जो कि लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा गवर्नमेंट के एक्सेसिव पावर के अगेंस्ट में उन्हें लिबर्टी होगी। दो हो गया। इस आइडियोलॉजिकल रूट के साथ जुड़ा है नियो लिबरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट और मॉडर्न लिबरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट। तो ये वेरिएंट जो लिबरलिज्म का है वो एसोसिएट होता है इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के थॉट से, जो कि आर्ग्यू किए थे अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में कि मार्केट जो है वो गवर्न होते हैं बाय इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, यानी कि ये सब्जेक्ट टू मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। यानी सीधी बात वही कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल लिबरलिज्म है, वो मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करता है। इसी चीज़ को बस प्रूफ देने के लिए हम एडम स्मिथ के थॉट को
इंक्लूड किए कि एडम स्मिथ भी ऐसा कह रहे हैं अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में, अपनी इनविजिबल हैंड की थ्योरी से, राइट। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लिबरलिज्म जो है वो समय के साथ साथ डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होता रहा, यानी कि डिफरेंट ट्रेडिशन भी आप कह सकते हो। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो डेवलप हुआ था सोशल लिबरल ट्रेडिशन से, जो कि फोकस करता है इम्पेडिमेंट्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम पे जो भी बाधाएं हैं उन पे फोकस करता है। तो वो बाधाएं क्या थी? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिजीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इग्नोरेंस। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ही तो हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। और ये बाधाएं जो थी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये कैसे क्रिएट हुई थी? बाय अनफेडरेटेड कैपिटलिज्म के वजह से। और इसे ख़त्म करने का एकमात्र तरीका यही था कि हमें स्टेट का डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए। तो ऐसा जो मेजर था वो स्टार्ट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि ये जितनी भी रुकावटें थी लोगों के लाइफ में, इंडिविजुअल के फ्रीडम में, उनको ख़त्म करने के लिए क्या मेजर लिए गए? सबसे पहले वर्कर कंपनसेशन स्कीम लाया गया, साथ ही पब्लिक फंडिंग लाया गया स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, और वर्किंग आवर को लेकर रेगुलेशन बनाया गया, साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन को लेकर भी रेगुलेशन बनाया गया। और मिड 20th सेंचुरी तक इसे और भी कई तरीके के सोशल सर्विस और बेनिफिट को मिलाकर एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि मॉडर्न लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था सोशल लिबरल ट्रेडिशन से। और वो सोशल लिबरल ट्रेडिशन के अंदर जो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जो बाधाएं थी, उस बाधाएं को हटाने के लिए, उस रुकावटें को हटाने के लिए सरकार क्या की? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाई और उसके अंदर लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाए गए। अब 1970s के टाइम पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिला, पब्लिक डेब्ट बढ़ता गया, तो ये इकोनॉमिस्ट को वापस से क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ रिटर्न होने के लिए मजबूर किए, जिसको वो रिवाइव करते हैं बाय नियो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से। यानी कि वो जो वापस से क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ, उस शिफ्ट को हम नियो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो इस रिवाइवल का था वो प्राइमरली ऑस्ट्रियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक वॉन हायक, इनके वर्क से देखने को मिला, जो कि आर्ग्यू करते हैं कि इंटरवेंशनिस्ट मेजर एम करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके, जो कि टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हमें मूव करते हैं। और साथ ही एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी को एज ए मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस साइकिल। यानी कि बेसिकली दोनों ही जो थिंकर हैं हमारे फ्रेडरिक वॉन हायक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? नियो लिबरल थ्योरी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हायक का क्या कहना है कि जो भी इंटरवेंशनिस्ट मेजर है गवर्नमेंट का, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे जो आप एम कर रहे हो, वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ आपको शिफ्ट करेगा। यानी गवर्नमेंट का हाथ में क्या होगी? अल्टीमेट पावर आ जाएगी। और दूसरे मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं वो गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस साइकिल को। यानी कि नॉर्मली बिजनेस साइकिल क्या होता है? डिमांड और सप्लाई के टर्म में काम करता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बीच में आके इंटरफेयर करने लगेगी तो वो क्या करेगा? बिजनेस साइकिल को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि चीज़ें डिमांड और सप्लाई पे ना होकर क्या होगी? दूसरे किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से डेविएट होने लगेगी, राइट। इसीलिए मिल्टन फ्रीडमैन इसको रिजेक्ट करते हैं। किसको? गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल का बेसिक मतलब यही होता है कि सरकार जो भी खर्चे करती है या फिर रिवेन्यू इकट्ठा करती है, ऐसे जो पॉलिसी होता है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बेसिकली रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के टर्म में हम समझ सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट का बजट, ये एक फिस्कल पॉलिसी है। तो अब यहाँ पे हायक और फ्रीडमैन के जो व्यू थे उनको एम्ब्रेस किया गया बाय मेजर कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि अपने पावर को अचीव किए थे
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर एंड यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो थैचरिज्म एंड रीगनिज्म डोमिनेट करता है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रीगन, इनके जो पॉलिसी थे, इनके जो थ्योरी थी, उनका ही नाम है थैचर की थ्योरी थैचरिज्म एंड रीगन की थ्योरी रीगनिज्म। बेसिकली क्या है कि ये न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी समय तक डोमिनेट करता रहा। बस वही बताया जा रहा है कि ये क्या कर रहे थे, हायक और फ्रीडमैन जो कि मेजर एक्सपोनेंट है न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट के, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी जो थ्योरी होगी वो न्यू लिबरल के ही सपोर्ट में ही होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि न्यू लिबरल आइडियोलॉजी और पॉलिसीज़ काफ़ी समय तक इन्फ्लुएंशियल रहा, यानी कि ये इनका इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ता रहा। अब इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी, ये इन्होंने अबेंडन किया अपना कमिटमेंट टू कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन 1995। यानी कि यहाँ पे क्या कहना है, कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉमन ऑनरशिप यानी कि स्टेट क्या कर रही थी, ओन कर रही थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। स्टेट जब भी ओन करेगी तो क्या होगा, कॉमन ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा कि चीज़ें किसी प्राइवेट के हाथों में नहीं है, कॉमनली ओन किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना, अबेंडन करना, ऐसा कमिटमेंट था ब्रिटिश लेबर पार्टी का। और साथ ही साथ यूएस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थे, उन्होंने भी 1990s के टाइम पे ऐसा कमिटमेंट को अपोज किया, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि ये सभी क्या कर रहे थे, स्टेट की ओनरशिप को ख़त्म करके प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट कर रहे थे। इसीलिए न्यू लिबरल आइडियोलॉजी जो था वो इन्फ्लुएंशियल होने लगा और नेशनल इकोनॉमीज जो थी वो इंटरडिपेंडेंट हो रही थी इस नए एरा ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। यानी कि याद करो 1990s का टाइम, अगर आप सिर्फ इंडिया को देखोगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर रहा था। तो अब जो भी वर्ल्ड था वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक नया एरा देखने को मिला इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। साथ ही साथ नियो लिबरल्स जो थे वो प्रमोट कर रहे थे फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ को और फ्री मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल को। यानी कि क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है ना आपस में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच। तो यहाँ पे हम क्या किए, प्रमोट किए फ्री ट्रेड पॉलिसी को, साथ ही साथ फ्री मूवमेंट को जो कि इंटरनेशनली हो रहा है। तो ये क्लियर साइन था न्यू इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म का। यानी कि ये जो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को एक इम्पोर्टेंस मिल रही थी, इससे ये पता चल रहा है। लेकिन ये जो इमरजेंस था लिबर्टेरियनिज्म का, ये एक पॉलिटिकल फोर्स था। यानी कि इसका इमरजेंस एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह आया, जिसका एविडेंस दिखता है इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस ऑफ लिबर्टेरियन पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट। यानी कि वहाँ पे जो लिबर्टेरियन पार्टी सामने आई, उनके फेमस होने से, उनके प्रोमिनेंस से पता चलता है कि किस तरीके से हम इस न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे थिंक टैंक का क्रिएशन हो रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में भी। यानी कि लिबर्टेरियन पार्टी तो यूएस में प्रोमिनेंस हासिल कर रहे थे, लेकिन अलग अलग कंट्री में एक थिंक टैंक भी उभर के आ रहा था। थिंक टैंक यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, जैसे कि इंडिया में नीति आयोग है। और ये थिंक टैंक जो अलग अलग कंट्रीज़ में उभर के आ रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे लिबर्टेरियन आइडियल को। लिबर्टेरियन आइडियल किस टर्म में, मार्केट के टर्म में और लिमिटेड गवर्नमेंट के टर्म में। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये सभी नियो लिबरल कॉन्सेप्ट को फोर्स कर रहे हैं, राइट। तो 1990s के टाइम पे इंडिया जो है वो अडॉप्ट करता है लिबरलाइजेशन का पॉलिसी। तो 1990s का जो टाइम था वो था एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, और डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्टेड ट्रेड रिलेशन जो था वो प्रमोट कर रहा था न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को। क्या हुआ, इंडिया 1990s के टाइम पे क्या किया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, एलपीजी रिफॉर्म जिसे कहा जाता है ना। और इसी 1990s के टाइम पे अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड रिलेशन जो था वो भी प्रमोट कर रहा था इस नए इकोनॉमिक पॉलिसी को। नया इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था,
हम प्रमोट कर रहे हैं फ्री ट्रेड को, मिनिमल स्टेट को, राइट। तो ये सभी था न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि प्रूफ दे रहा है कि हम किस तरीके से न्यू लिबरल आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसकी भी कुछ खामियां देखने को मिलेगी। वो खामियां हमें देखने को मिली थी 2007 में, जब लेमन बैंक क्राइसिस हुआ था, और लेटर कुछ समय बाद यूरो क्राइसिस देखने को मिला 2009 में, जब कुछ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल लीडर जो थे फिर रिजेक्ट करना स्टार्ट किए न्यू लिबरल डोमिनेंस को, जो कि उस टाइम पे मार्केट में डोमिनेट करके बैठा था, और वापस से रिज्यूम करना चाहते थे ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन को फाइनेंशियल और बैंकिंग इंडस्ट्रीज में। तो वही है, चीज़ें कैसे चली। सबसे पहले मिनिमल रोल दिया गया स्टेट को, और प्राइवेट चीज़ों को डोमिनेट कर रही थी क्लासिकल लिबरलिज्म में, राइट। वहाँ से कुछ खामियां देखने को मिली तो हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ शिफ्ट किए, स्टेट को कुछ रोल प्रोवाइड किए ताकि वो वेलफेयर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करे। वापस से स्टेट अपना वेलफेयर करने के प्रोसेस में क्या हुआ, डेट ट्रैप में फंस गया और सरकार को घाटा हुआ। तो फिर से हम क्या किए, नियो लिबरल की तरफ शिफ्ट किए। नियो लिबरल यानी कि वापस से क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइव हुआ एक नए फॉर्म में, ठीक है। और फिर इस नए फॉर्म की वजह से वापस से हमें बैंक क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। तो वापस से हम अपना शिफ्ट कहाँ पे लेकर गए, गवर्नमेंट के कंट्रोल पे लेकर गए। यानी कि चीज़ें कैसे चलती रही कि पहले स्टेट का मिनिमल रोल दिया और वापस से स्टेट को एक सर्टेन रोल प्रोवाइड किया वेलफेयर के टर्म में, ठीक है। और वेलफेयर करने के टर्म में जब चीज़ें खराब होने लगी तो वापस से हमने स्टेट का रोल को कम कर दिया, और फिर से स्टेट के रोल को कम करने की वजह से जब क्राइसिस आई तो हमने फिर से स्टेट को एक रोल प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज जस्ट ए साइकिल, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या था क्लासिकल लिबरलिज्म, क्या उनकी खामियां की वजह से मॉडर्न लिबरलिज्म का ओरिजिन हुआ, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म किस तरीके से अपना ड्रॉबैक को दिखाया और नियो लिबरल का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, और वापस से नियो लिबरल के कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल लिबरलिज्म से जोड़ के पढ़े। यानी कि बेसिकली रिवाइवल था क्लासिकल लिबरलिज्म का, और उनमें क्या डिमेरिट मिला वो सभी हमने अभी समझा, राइट। अब देखेंगे लिमिटेशन ओवरऑल में, यानी कि ओवरऑल लिबरल कॉन्सेप्ट को अगर लिमिटेशन देखा जाए तो क्या लिमिटेशन निकल के आता है। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि अगर लॉक के फिलोसफिकल और पॉलिटिकल बिलीफ को देखा जाए तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्ली लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को, जो कि रास्ता तैयार किया कैपिटलिज्म के राइज को लेकर, ठीक है। कैपिटलिज्म का राइज कैसे हुआ, अर्ली लिबरल थिंकर के आइडिया से। तो लॉक जो थे वो पर्टिकुलरली प्रमोट कर रहे थे ऐसी थिंकिंग को जो कि डिज़ाइन किया टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ न्यूली इमर्जिंग मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, और साथ ही साथ इन्होंने प्लीड किया फॉर वेस्टिंग पॉलिटिकल पावर इन दिस क्लास। यानी कि बेसिकली लिबरल थ्योरी आया ही गया था इसलिए ताकि कैपिटलिज्म को सपोर्ट दिया जा सके। तो जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे, कैपिटलिस्ट क्लास थे, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सपोर्ट देने के लिए आया था लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ लॉक की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या की, पॉलिटिकल पावर भी ऐसे क्लास को देने की बात की। साथ ही साथ इन्होंने और इनकरेज किया था कैपिटलिज्म को, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो था वो एक डायनामिक फिलॉसफी था क्या, है भी, है ना। लिबरलिज्म क्या है, डायनामिक फिलॉसफी। डायनामिक यानी कि जो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहा, तो ये रेस्पॉन्ड करता रहा चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम के लेकर, और कभी कभी ये फेल भी हुआ। तो समय के अनुसार अपने आप को चेंज करता रहा, इसीलिए इसे डायनामिक फिलॉसफी कहते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले इस थ्योरी में, जो कि इसके फेलियर को होने में पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या देखने को मिलता है कि ये रिटेन करते हैं बुर्जुआ कैरेक्टर को। बुर्जुआ यानी कि वही हुआ कैपिटलिस्ट क्लास को बुर्जुआ क्लास कहते हैं। तो ये रिटेन करते हैं बुर्जुआ कैरेक्टर को, यानी कि लिबरलिज्म जो थे वो राइज ही हुए थे इस बुर्जुआ क्लास के प्रोटेक्शन को लेकर, है ना। जब पॉलिटिकल पावर फ्यूडल इंटरेस्ट से शिफ्ट हुआ तो किसके पास शिफ्ट हुआ था, कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ शिफ्ट हुआ था। वो कैपिटलिस्ट क्लास ही बुर्जुआ क्लास है।
तो लिबरलिज्म यहाँ पे क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ओके, फिर एक्चुअल इम्बैलेंस जो देखने को मिला इस ग्रुप इंटरेस्ट को लेके, वो था कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म जो थे वो अपहोल्ड कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के आइडिया को, किस एजम्पशन पे कि स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप विद इन सोसाइटी एंड इंश्योर कर रहा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है, कंटेम्प्रेरी यानी कि नियो लिबरलिज्म, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के आइडिया को अपहोल्ड करते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं। किस अजम्पशन पे सपोर्ट करते हैं कि स्टेट जो है वो सारे क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या बोला गया कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म थे वो बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट में इमर्ज हुए थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म जो है वो जितने भी ग्रुप हैं सोसाइटी के अंदर में उन सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करवा रहा है स्टेट के थ्रू, यानी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी के इंटरेस्ट को। लेकिन लिबरलिज्म को उनके कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? क्योंकि ये अपने कोर आर्ग्यूमेंट में ही चेंजेस को ला दिए थे। कोर आर्ग्यूमेंट क्या था? पहले तो ये लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, जो कि शिफ्ट हो गया वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के तरफ, फिर फ्री ट्रेड के तरफ। तो एक तरह से क्या हुआ, जो कोर आर्ग्यूमेंट था उसमें ही शिफ्ट आने लगा, उसमें ही चेंजेस देखने को मिली। इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है लिबरल कमिटमेंट को लेकर। लिबरल कमिटमेंट क्या था कि हम सिविक राइट और पोटेंशियल इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो इग्नोर करते हैं अनइक्वल क्लास पावर के रियलिटी को लेकर। यानी मार्क्सिस्ट थिंकर जो थे वो पॉइंट आउट करते हैं कि लिबरल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हम सिविक राइट प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कर क्या रहा है वो एक्चुअली में? वो जो अनइक्वल क्लास पावर है, यानी कि जिस तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गए और वर्कर क्लास काफ़ी नीचे हो गए, उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। इस चीज़ को लेकर, इस लिबरल कमिटमेंट को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट थिंकर। अब साथ ही साथ फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल नॉर्म्स, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को लेजिटिमाइज कर रहा है। यानी कि लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि वो इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी देते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये मेल नॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि मेल डोमिनेट कर रहे हैं इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये क्या करा, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट किया, है ना। तो अब अर्ली पीरियड जो था लिबरलिज्म का वो इनकरेज कर रहा था कैपिटलिज्म को, ये हमने समझा। फिर 20th सेंचुरी का जो टाइम था वो वेलफेयर पॉलिसी को और स्टेट के इंटरवेंशन को इनकॉर्पोरेट किया मॉडर्न लिबरल थ्योरी के अंदर, ठीक है। फिर इन्होंने प्रमोट किया डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टेट। कहाँ पे प्रमोट किया? 20th सेंचुरी के वेलफेयर पॉलिसी के अंदर। जब वो स्टेट को पावर दे रहे थे तो वहाँ पे स्टेट को डेमोक्रेटाइज किया। फिर क्या हुआ? 20th सेंचुरी के बाद डिक्टेटरशिप देखने को मिला, डिप्रेशन देखने को मिला, वॉर देखने को मिला। तो हमें नियो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, जो कि प्रमोट कर रहा था ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज को, ठीक है। आपस में स्टेट क्या हुआ, इंटरडिपेंडेंट हो गया, आपस में ट्रेड करने लगे, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो नियो लिबरलिज्म इस चीज़ को प्रमोट करने लगा। फिर 21st सेंचुरी आया जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने लगा और यहाँ से टेस्ट हुआ लिबरलिज्म का, स्पेशली आफ्टर यूरो क्राइसिस ऑफ 2009, जो कि प्रिसाइड कर रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। यानी कि 2007 में पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, फिर वो सक्सीड किया यूरो क्राइसिस से 2009 में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर जो थे वो कहने लगे कि नियो लिबरल मार्केट इकोनॉमी जो है वो वार है बैंक का, यानी कि वर्ल्ड इज नॉट फेसिंग ए वार ऑफ टैंक बट ए वार ऑफ बैंक, राइट। ये कॉन्सेप्ट आया किसके क्रिटिसिज्म में?
नियो लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म में कि अब वॉर जो है वो बैंक का है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे लड़ाई जो है, वॉर जो है वो टैंक नहीं बैंक लड़ रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा कि लिमिटेशन क्या है लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, एक अच्छा आंसर कैसे लिखता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे के क्रिटिसाइजमेंट को अपने आंसर में इंक्लूड करोगे, यानी कि लिखोगे आप कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्स का क्या कहना है कि वो लिबरल कमिटमेंट जो आपने लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड किया उसे आपने इग्नोर किया है, ठीक है। कैसे इग्नोर किया है, उसे आप सपोर्ट कर दोगे बाय क्लासिकल लिबरलिज्म के थ्योरी से, जहाँ पे दो क्लास इमर्ज हो गए थे, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप, फेमिनिस्ट के कॉन्सेप्ट को लिखोगे लिबरल को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो फेमिनिस्ट का क्या आर्ग्यूमेंट था कि मेल नॉर्म्स के तरह से इंडिविजुअलिज्म को कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को लेजिटिमाइज कर रहा है, राइट। तो ये दो टर्म में लिखोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग फेजेस को लोगे और उसके क्रिटिसाइजमेंट को अपने आंसर में इंक्लूड करोगे, तो इससे आपका आंसर बड़ा भी हो जाएगा और काफ़ी एज भी लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो एग्ज़ाम में। तो आई होप आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाई है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिबरल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, और सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। तो पहले पार्ट में मैं आपको लिबरल थ्योरी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक तक बता दी थी, दूसरे पार्ट में क्लासिकल लिबरलिज्म, तीसरे पार्ट में मॉडर्न लिबरलिज्म, और चौथे पार्ट में आज नियो लिबरलिज्म और लिमिटेशन को कवर करा दी हूँ। आगे हमारा चैप्टर है यूनिट 4 जो कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट से डील करता है। तो अगला अप्रोच जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट का। तो मार्क्सिस्ट का अप्रोच जो था वो लिबरल के क्रिटिसिज्म के फॉर्म में उभर के आया था, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।